कुमारी आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल में करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं रैयतवाड़ी व्यवस्था के गुण एवं दोष क्या रहे थे इस पे चर्चा करूंगी। इसके साथ ही रैयतवाड़ी व्यवस्था किन कारणों से असफल हुई थी इसका भी उल्लेख करूंगी। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जो लगान निर्धारण की व्यवस्था थी उसकी कमियों को दूर करने के लिए तथा विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में जहां जमींदारों का अभाव था, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। इस व्यवस्था में अनेक गुण एवं दोष विद्यमान रहे थे। आज के इस वीडियो में मैं विस्तार से इस पर चर्चा करूंगी। साथ में उन कारणों का भी उल्लेख करूंगी कि जिसके कारण रैयतवाड़ी व्यवस्था असफल रही थी। यदि हम रैयतवाड़ी व्यवस्था के गुण के विषय में बात करें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस व्यवस्था के अधीन बिचौलियों का अंत हुआ था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रचलन ने लगान के संदर्भ में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त कर दिया था, क्योंकि इसके अंतर्गत लगान रैयत और कृषि कार्य करने वाले से प्रत्यक्ष रूप से वसूल किया जाने लगा था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत रैयत जो भूमि पर कृषि कार्य कर रहा था उसे भूमि का मालिक बना दिया था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि और हम बात करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था के गुण के विषय में तो हम ये देखते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयत को भूमि संबंधी विशेष अधिकार दिए गए थे, जिसके अंतर्गत वह भूमि को बेच सकता था, गिरवी रख सकता था और दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जब तक रैयत के द्वारा लगान का भुगतान किया जाता है तब तक उसे भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता था। नेक्स्ट अन्य जो गुण रहे थे यदि उसके विषय में हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान की दर को निश्चित कर दिया गया था, जिसमें प्रति वर्ष परिवर्तन नहीं होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत रैयत को मालिकाना हक मिल जाने के कारण उसकी रुचि भूमि और उससे संबंधित समस्याओं के निराकरण की रही थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था ने किसानों पर बिचौलियों के द्वारा किए जा रहे अत्याचार को भी समाप्त कर दिया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रतिकूल मौसम में भूमि की उपज को लेकर जो आकलन किया गया था उसमें कमी आ गई थी। आगे यदि हम और अधिक बात करें रैयतवाड़ी व्यवस्था के गुणों के संबंध में तो हम ये देखते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयत को ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों को लगान मुद्रा में चुकाना होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत बंजर भूमि सरकार के अधिकार में होती थी और सरकार इस पर कृषि कार्य करने के लिए स्वतंत्र थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रतिकूल मौसम रहने पर अधिकारियों द्वारा कर में रियायत दी जाती थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था से सबसे प्रमुख लाभ यह हुआ था कि इससे खेतिहर मजदूरों को भूमि के स्वामित्व संबंधी अधिकार प्राप्त हो गए थे। आगे यदि हम और अधिक बात करें रैयतवाड़ी व्यवस्था के गुण के विषय में तो हम ये देखते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व की दर को निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता था कि भूमि में से कितनी उपज पैदा होती है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत एक प्रमुख गुण यह था कि इसके अंतर्गत लगान की दर निर्धारित करते समय मिट्टी की गुणवत्ता को ध्यान में रखा जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत लगान की दर निर्धारित करते समय फसलों की प्रकृति को महत्वपूर्ण माना गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का एक प्रमुख गुण यह था कि 1847 ईस्वी में प्रस्तुत भूमि सर्वेक्षण की रिपोर्ट को मुख्य आधार माना गया था। यदि हम रैयतवाड़ी व्यवस्था के गुणों के संबंध में और अधिक बात करें तो हम ये देखते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का एक प्रमुख लाभ किसानों के लिए यह रहा था कि इसके अंतर्गत लगान भूखंडों पर निश्चित किया गया था, न कि किसानों की समस्त भूमि पर। रैयतवाड़ी व्यवस्था का एक प्रमुख लाभ यह हुआ कि इसके अंतर्गत कृषि का वाणिज्यीकरण संभव हो सका था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का एक प्रमुख लाभ यह रहा था कि इसके अंतर्गत किसानों और अधिकारियों के मध्य प्रत्यक्ष संवाद संभव हो सका था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कृषि का वाणिज्यीकरण होने के कारण किसानों को विदेशी मंडियों के संदर्भ में जानकारी भी प्राप्त हुई थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत अनेक गुण विद्यमान रहे थे। यहाँ पे मैं फिर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कॉर्नर जो जिसकी शुरुआत मैंने की है इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने हैं कंपटीशन से में जो पूछे जाते हैं जनरली क्वेश्चंस, उसके बारे में एक एक करके यहाँ पे जिक्र करूंगी। लेफ्टिनेंट विग्नेट ने अपनी रिपोर्ट
रैयतवाड़ी से रिलेटेड कब प्रस्तुत की थी, यदि इसके बारे में हम बात करें तो ये 1847 में विग्नेट के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। यदि हम लेफ्टिनेंट विग्नेट के सहयोगी कौन थे, यदि इसके बारे में बात करें तो आपको याद रखना है इनका नाम जो रहा था वो गोल्डस्मिथ और कैप्टन डेविडसन रहा था। रैयतवाड़ी व्यवस्था कितने वर्षों तक चली थी, तो ये 30 वर्षों तक चली थी, ये आपको याद रखना है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का जो पुनः सर्वेक्षण किया गया था वो कब किया गया था, तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि इसका जो पुनः सर्वेक्षण किया गया था वो 1868 ईस्वी में किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में दक्कन का जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था, तो दक्कन में जो विद्रोह है जो कृषकों का रहा था वो 1875 ईस्वी में हुआ था। दक्कन राहत अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये 1879 ईस्वी में पारित हुआ था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में 1824 से 1828 तक भूमि का सर्वेक्षण का कार्य किनके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ब्रिटिश अधिकारी प्रिंगल जो थे उनके द्वारा भूमि का सर्वेक्षण किया गया था। प्रिंगल ने रैयतवाड़ी व्यवस्था में कितना प्रतिशत हिस्सा सरकार के लिए तय किया था, तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि ये जो निर्धारित किया गया था प्रिंगल के द्वारा वो 55% जो है ये निर्धारित किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में कपास के मूल्य में कब वृद्धि हुई थी, तो ये 1861 से 1865 के मध्य हुआ था, जब अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान का ये समय रहा है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में न्यायालय के संदर्भ में किसानों को क्या अधिकार नहीं था, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि अपील करने का जो अधिकार है वो कृषकों को नहीं दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि और अधिक हम बात करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था के विषय में और इसके क्या दोष रहे थे, तो फर्स्टली यहाँ पे हम ये देखते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में जहाँ अनेक गुणों का समावेश रहा था, वहीं रैयतवाड़ी व्यवस्था में अनेक दोष भी विद्यमान रहे थे। इससे रिलेटेड यदि चर्चा करना प्रारंभ करें हम, तो ये हम देखते हैं कि इसने साहूकारों का जो एक वर्ग है उसके उदय का भी एक कारण रहा था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कृषि के वाणिज्यीकरण ने साहूकारों के वर्ग को समाज में स्थान दिला दिया था, जिससे किसानों का शोषण प्रारंभ हो गया था। लगान न देने की स्थिति में सरकार भूमि जब्त कर लेती थी, जिसे सट्टेबाजों को बेच दिया जाता था, जो वास्तव में खेतिहर किसान नहीं होते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि सर्वेक्षण दोषपूर्ण रहा था, जिसके कारण किसानों को अधिक कर का भुगतान करना होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का एक प्रमुख दोष यह भी रहा था कि किसान इसमें अपने ऊपर आरोपित अधिक कर के लिए न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते थे, या हम ये कह सकते हैं कि उन्हें अपील की अनुमति नहीं दी गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत अत्यधिक कर और प्रशासनिक तथा न्यायिक प्रणाली के जटिल होने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका विपरीत परिणाम दिखाई देने लगा था। रैयतवाड़ी व्यवस्था ने ग्राम पंचायतों की भूमिका को नगण्य कर दिया था। वास्तव में रैयतवाड़ी व्यवस्था में ग्राम पंचायत के भूमि व्यवस्था संबंधी और न्यायिक कार्य समाप्त हो गए थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय कुटीर उद्योग पर विपरीत प्रभाव दिखाई दिया और भारतीय कुटीर उद्योग समाप्ति की ओर अग्रसर हो गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत एक प्रमुख दोष यह था कि इसमें लगान भूमि सर्वेक्षण के आधार पर आधारित था, लेकिन वास्तविकता यह रही थी कि अधिकांश भूमि सर्वेक्षण दोषपूर्ण था तथा इसमें भूमि के उपज का सही अनुमान नहीं लगाया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के दोष से रिलेटेड यदि और अन्य जो फैक्ट्स रहे थे, यदि उसके विषय में हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का एक प्रमुख दोष यह था कि अत्यधिक कर और अपील न करने के अधिकार के कारण किसानों की एक बड़ी संख्या ने कृषि कार्य बंद कर दिया, जिसके कारण कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा बंजर हो गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत एक प्रमुख दोष यह था कि किसानों को लगान का भुगतान मुद्रा के रूप में देना होता था तथा इसका वास्तविक उपज और मंडी में प्रचलित भाव से संबंध नहीं था, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसान स्वयं कृषि कार्य नहीं करके अपनी भूमि को दूसरे व्यक्तियों को कृषि कार्य के लिए किराए पर दे देते थे, जिनका
कोई लगाव भूमि से होता ही नहीं था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत प्रतिकूल मानसून और सूखा पड़ने पर की स्थिति में छोटे रैयतों के सामने भूमि से बेदखल होने का खतरा बना रहता था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि और अधिक हम बात करें रैयतवाड़ी व्यवस्था के दोष से रिलेटेड अन्य जो फैक्ट्स हैं उसके विषय में, तो हम ये देखते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को नगद लगान का भुगतान करना होता था, इसलिए किसानों ने खाद्य फसलों के स्थान पर नकदी फसलों को अधिक महत्व दिया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का एक प्रमुख दोष यह भी था कि इस लगान भूमि के उपज से उत्पन्न वास्तविक धन को ध्यान में रखकर निश्चित करने के स्थान पर मिट्टी की क्षमता पर निश्चित किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का एक प्रमुख दोष यह भी था कि इस व्यवस्था में कर संग्रह अधिकारी किसानों के साथ बर्बरता पूर्ण व्यवहार करते थे, जिससे किसानों के द्वारा बड़े पैमाने पर आत्महत्या और पलायन किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का एक प्रमुख दोष यह भी था कि इससे नील की खेती को प्रोत्साहन मिला था, जिसके कारण चावल के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा था। इस प्रकार हम देखते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत अनेक दोष या अवगुण विद्यमान रहे थे। अब मैं फिर से आती हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कॉर्नर है उसमें, और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कंपटीशन से रिलेटेड जो आपको याद रखने हैं उसकी मैं एक एक करके यहाँ पे चर्चा करती हूँ। रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान की दर का आधार क्या था, यदि इसके विषय में हम बात करें तो ये भूमि का क्षेत्रफल जो है वो इसका आधार रहा था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को भूमि पर कौन सा हक था, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि किसानों को यहाँ पे मालिकाना हक जो है वो प्राप्त था। रैयतवाड़ी में कौन सा सिद्धांत स्वीकार किया गया था, यदि इसके बारे में हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि इसमें जो है सूर्यास्त का सिद्धांत, या जिसे हम सनसेट लॉज कहते हैं, इसे स्वीकारा गया था। सर थॉमस मुनरो को 1819 में कौन सा अवार्ड दिया गया था, यदि इसके बारे में हम बात करें तो ये आपको यहाँ याद रखना है कि KCB अवार्ड उन्हें दिया गया था। और इसकी शुरुआत जो है वो कब हुई थी, यदि इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑनरेबल ऑर्डर ऑफ द बाथ। और ये स्टैब्लिश कब हुआ था, ये किंग जॉर्ज प्रथम के द्वारा स्टार्ट हुआ था और इट वाज स्टैब्लिश्ड इन 1725। और रैयतवाड़ी सिस्टम में जो इनकम रहा था कॉलोनियल गवर्नमेंट का मद्रास में, वो 1861 में 32.90 मिलियन पाउंड्स रहा था, और ये इंक्रीज होके 1874 में 41.80 मिलियन पाउंड्स हो गया था। यदि हम जो कल्टीवेटेड एरिया रहा था रैयतवाड़ी सिस्टम के अधीन उसके बारे में बात करें तो वो 38% ऑफ द टोटल कल्टीवेटेड एरिया था वो रहा था। और दूसरा जो पक्ष हम यहाँ पे देखते हैं वो ये है कि 51, और ये जो है 51% रहा था ऑफ द टोटल लैंड विच वाज अंडर रैयतवाड़ी सिस्टम। नेक्स्ट यहाँ पे जो पुटकट असेसमेंट है उसके बारे में यदि हम बात करें तो ये पुटकट असेसमेंट क्या था, इसके बारे में यदि चर्चा की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसा भूमि था जिसमें कि पहले से जो है इसमें कोई भी निर्धारण नहीं किया गया था उपज के आधार पे या जमीन के आधार पे। जो प्राचीन समय से भूमि पर लगान वसूला जा रहा था उसी को स्वीकार करते हुए भूमि पर वही लगान को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। और क्योंकि इसमें एक्चुअल असेसमेंट नहीं हो पाया था इसलिए इसे जो है पुटकट असेसमेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब आगे मैं यहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था की जो असफलता रही थी वो किन कारणों से रही थी उसके विषय में एक एक करके यहाँ पे चर्चा करूंगी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि स्थायी बंदोबस्त की कमियों को दूर करने के लिए इस व्यवस्था को लागू किया गया था, लेकिन फिर भी यह अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल नहीं हो पाया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की असफलता के लिए जो कारण जिम्मेदार रहे थे उसके विषय में यहाँ पे एक एक करके आपसे चर्चा करूंगी। रैयतवाड़ी व्यवस्था की असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण कृषक वर्ग का असंगठित और अशिक्षित होना रहा था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की असफलता का एक प्रमुख कारण यह था कि
इस व्यवस्था ने देशी महाजन और साहूकार के वर्ग को समाज में ला खड़ा किया था, जिसके निजी स्वार्थ के कारण किसानों और कृषि का विनाश निश्चित हो गया था। रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था के असफल होने की पृष्ठभूमि में एक महत्वपूर्ण कारण यह रहा था कि चैपलिन महोदय के द्वारा दिए गए सुझाव को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की असफलता का एक प्रमुख कारण यह भी रहा था कि अधिकारियों के द्वारा मानवता के व्यवहार के स्थान पर बर्बरता का व्यवहार किया जाना रहा था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की असफलता का एक प्रमुख कारण यह रहा था कि उस समय भूमि से संबंधित अद्यतन रिकॉर्ड ब्रिटिश अधिकारियों के पास में नहीं था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की असफलता की पृष्ठभूमि में एक महत्वपूर्ण कारण भूमि का सही तरीके से सर्वेक्षण नहीं किया जाना था तथा इस दोषपूर्ण सर्वेक्षण के आधार पर लगान का निश्चित किया जाना रहा था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत एक तरफ भू लगान बहुत अधिक था, वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि ब्याज की दर भी बहुत अधिक थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान का नियंत्रण अधिकारियों के हाथों में था, जिनके द्वारा किसानों के अशिक्षा का फायदा उठाकर भ्रष्टाचार किया जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की असफलता के अन्य जो कारण रहे थे, यदि उसके विषय में और अधिक हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था की असफलता का एक प्रमुख कारण यह भी था कि किसान अपने ऊपर किए जा रहे अत्याचारों या लगान के अधिक होने के लिए न्यायालय की शरण नहीं ले सकते थे, क्योंकि उन्हें अपील करने का अधिकार नहीं दिया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की असफलता के पीछे एक प्रमुख कारण वैधानिक समस्याएं भी रही हैं, जिसके कारण इस व्यवस्था को लागू करने में कठिनाई हुई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था की असफलता के लिए हम एक और महत्वपूर्ण कारण के रूप में इस व्यवस्था में किए जा रहे पारिवारिक सदस्यों के मध्य भूमि का हस्तांतरण को भी मान सकते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था की सफलता का एक कारण यह भी रहा था कि सरकार के भूमि सुधार से संबंधित प्रयासों और कानूनों में एक रूपता का अभाव रहा था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की असफलता के विषय में यदि हम और अधिक बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के असफलता का एक प्रमुख कारण यह था कि इसके अंतर्गत भूमि स्वामियों को अपने व्यक्तिगत जरूरतों के लिए भूमि के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की असफलता का एक प्रमुख कारण यह था कि इस व्यवस्था के प्रति समाज में जागरूकता का अभाव था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि इस व्यवस्था में कृषि तकनीक के प्रचार प्रसार और प्रयोग को कोई महत्व नहीं दिया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि इस व्यवस्था को लेकर ब्रिटिश सरकार के शीर्ष अधिकारियों में एक मत नहीं रहा था। इस प्रकार आज की चर्चा में हमने ये देखा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत अनेक गुण एवं दोष विद्यमान रहे थे तथा इस व्यवस्था की असफलता की पृष्ठभूमि में कई कारण उपस्थित रहे थे। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करती हूँ। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।